हेलो स्टूडेंट्स, एक ऐसे लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और भी पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश भूमि विधियाँ, यूपी लैंड लॉज। तो इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार अधिनियम 1950 की विशेषताएं एंड द साइलेंट फीचर्स ऑफ द जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950। इस अधिनियम का निर्माण राज्य में प्राचीन समय से चली आ रही जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। अधिनियम में उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए नियम बने जो विधायिका के विचार से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने तथा नई जोत व्यवस्था का प्रारंभ करने के कारण उत्पन्न होने वाली थी। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है जमींदारी प्रथा की समाप्ति। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उस जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना था जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती जमींदार वास्तविक किसानों तथा राज्यों के बीच में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से अधिनियम के द्वारा किसानों तथा राज्य सरकार में सीधा संबंध स्थापित हुआ। राज्य के लगभग 2 लाख जमींदारों के अधिकारों का अर्जन करके अधिनियम ने कृषि सुधारों को संभव बनाया तथा उन्हें अपनी दशा सुधारने का अवसर दिया। इसकी दूसरी विशेषता है मुआवजे तथा पुनर्वास का भुगतान। अधिनियम में मध्यवर्तियों की अर्जित संपत्ति का मुआवजा निर्धारण तथा उसके भुगतान करने संबंधी नियमों का भी निर्माण किया गया। प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार उन सभी मध्यवर्तियों का था जिनके अधिकारों का अर्जन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अधिनियम में छोटे मध्यवर्तियों जो 1 लाख रुपए वार्षिक तक मालगुजारी दे रहे थे उनको पुनर्वास अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई थी। इस धनराशि का भुगतान विभिन्न दरों पर किया जाना था, जो छोटे जमींदारों के संबंध में मालगुजारी का 20 गुना से प्रारंभ होकर बड़े जमींदारी को केवल 1 गुना की दर से की गई थी। प्रतिकर तथा पुनर्वास का अनुदान का भुगतान इस आशय से किया गया था कि जमींदारी उन्मूलन के उपरांत इस प्रकार मिलने वाली धनराशि से जमींदार लोग अन्य कोई धंधा शुरू कर सकें। तो तीसरी विशेषता है नई जोत व्यवस्था का प्रारंभ। अधिनियम के प्रभाव में आने के समय राज्य की जोत व्यवस्था उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1939 के अंतर्गत प्रशासित होती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 प्रकार के जोतदार थे तथा कभी कभी इनके अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाता था। अधिनियम ने राज्य की जोतदारी व्यवस्था को सरल करने के उद्देश्य से प्रारंभ में 4 प्रकार के जोतदार, भूमिदार, सीरदार, आदिवासी तथा आसामी की व्यवस्था की। कुछ संशोधन के बाद वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत 4 प्रकार के जोतदार हैं। पहला संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदार, दूसरा असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिदार, तीसरा आसामी और चौथा सरकारी पट्टेदार। आगे इसमें चौथी विशेषता है जोत की सुरक्षा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जोत की सुरक्षा करना था, जिससे किसान अपनी जोत को जोत समझकर उसमें उन्नत साधनों का प्रयोग करके पैदावार बढ़ा सके, मध्यवर्तियों के हितों का अर्जन करके तथा राज्य से जमींदारी प्रथा का अंत करके तथा समस्त भू संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करके अधिनियम ने जोतदारों को उनकी जोत की अधिकतम सुरक्षा प्रदान की। सभी जोतदारों को समान उत्तरदायित्व का अधिकार प्रदान किए गए तथा मृतक जोतदार की जोत उसके उत्तराधिकारी को ही प्राप्त होगी, ऐसी भी व्यवस्था कर दी गई। आगे 5वीं विशेषता है भूमि को पुनः पट्टे पर देना वर्जित। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से भूमि को पट्टे पर उठाना वर्जित कर दिया गया। इस नियम के केवल वे ही जोतदार अपवाद हैं जो शारीरिक अक्षमता के कारण कुछ विशेष परिस्थितियों में होने के कारण अपनी जोत में स्वयं खेती करने में असमर्थ होते हैं। इनमें शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति, विधवा, अवयस्क तथा
25 वर्ष की आयु से कम उन विद्यार्थियों को जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हों तथा जिनके माता पिता मर चुके हों या अक्षम हों। आगे 6वीं इसकी विशेषता है काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा। इस अधिनियम की यह भी विशेषता है कि इसके अधीन उन सभी व्यक्तियों के काश्तकारी के अधिकार को सुरक्षा प्रदान की गई जो एक निश्चित तारीख को खुद काश्त कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति चाहे जमींदार हों अथवा अन्य कृषक वर्ग के लोग, यदि वे एक निश्चित तारीख को किसी भूमि पर स्वयं खेती कर रहे थे तो उनको इस काश्तकारी अधिकार से वंचित नहीं किया गया था। इसकी 7वीं विशेषता है संक्रमणी अधिकार पर प्रतिबंध। यह अधिनियम संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधरों को जोत का संक्रमणी अधिकार देता है, परंतु साथ ही साथ अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में इस अधिकार पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस प्रकार हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग अधिनियम के उपबंधों में रहकर ही किया जा सकता है तथा प्रतिबंधों की अवहेलना करके किए गए अंतरण असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो डिवीजन का प्रभारी हो उसके द्वारा स्वयं ही या गांव समाज के बाद पर शून्य घोषित किए जा सकते हैं। और अगली 8वीं इसकी विशेषता है ग्राम समाज की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्येक गांव के लिए एक एक ग्राम समाज की स्थापना की व्यवस्था की गई। समस्त लोक उपयोगी भूमि संपत्तियां तथा अन्य भूमियां और संपत्तियां जो ग्राम समाज के क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत स्थित हैं इस अधिनियम द्वारा राज्य में निहित कर दी गई। जमींदारी उन्मूलन के बाद बची हुई भूमि, जंगल, मछली के तालाब, हाट, मेला, नाला, सड़क, आबादी राज्यों में निहित की गई थी, वह सभी ग्राम सभा में निहित कर दी गई। आगे इसकी 9वीं विशेषता है सहकारी खेती की व्यवस्था। तो अधिनियम में छोटे तथा अनार्थिक जोत वाले किसानों की जोत को मिलाकर सहकारी कृषि प्रारंभ कराने की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस संबंध में अधिनियम की धारा 295 से 318 तक निरस्त करके उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम 1965 समाहित कर लिया गया है जो अब उसी नियम से प्रशासित होती है। आगे इसकी 10वीं विशेषता है भू राजस्व में कमी। तो इस अधिनियम द्वारा कृषकों तथा राज्य के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ तथा किसी व्यक्ति द्वारा सीधारी अधिकार से भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने पर उसके राजस्व में 50% की कमी कर दी जाती थी। इस प्रकार कम किए गए भू राजस्व में 40 वर्षों तक कोई फेरबदल न करने का नियम बना। इस प्रकार यह अधिनियम राज्य के किसानों की दशा सुधारने के उद्देश्य से पास किया गया था जो जोत संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करने में पूर्णतः सफल रहा। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।